नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार राय और अनअकैडमी जुडिशियरी के यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूं। और जैसा कि मैंने बताया ही था, थंबनेल में भी आपको दिखाई दे रहा होगा कि हम लोगों को आज जो है डिस्कस करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सभी परीक्षाओं के लिए जरूरी है। फिलहाल जो आपकी आगे आने वाली परीक्षा है वो उत्तराखंड एपीओ है, तो उत्तराखंड एपीओ को ही टारगेट करिए और आगे आने वाली जितनी भी परीक्षाएं हैं उन सारी परीक्षाओं में आपको ये मदद करने वाला है। तो आप बताएं कि क्या मेरी आवाज आप तक सही पहुंच रही है। भागी श्रीवास्तव जी नमस्कार, सुलेखा चौधरी, राज वर्मा नमस्कार। ठीक है, तो जल्दी आप बताएं कि क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, फिर उसके बाद हम लोग लेक्चर की शुरुआत करें। आप जैसा कि जानते ही हैं कि ये प्लेटफॉर्म जो है देश का सबसे बड़ा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सबसे ज्यादा लोगों का भविष्य उज्जवल हुआ है। अब बारी है आपकी, और अब आप जो है इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म की मदद से आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। तो राज वर्मा, आनंद, पूनम, ठीक है, थैंक यू। तो अनअकैडमी की खासियत क्या है? अनअकैडमी की खासियत ये है कि यहाँ पे जो आपको मार्गदर्शन मिलता है, जो गाइडेंस मिलता है, वो अनुभवी लोगों के द्वारा मिलता है, एक्सपीरियंस्ड लोगों के द्वारा मिलता है, क्वालिफाइड लोगों के द्वारा मिलता है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा इधर उधर भटकना नहीं होता है और आप अपने अपने सपनों को साकार बहुत ईजिली कर पाते हैं और आप उस भीड़ का हिस्सा नहीं बनते जो भीड़ देखने में बहुत बड़ी लगती है लेकिन एक्चुअल में उस भीड़ में दम नहीं होता। तो इस प्लेटफॉर्म पर आपको जो पीसीएसजे, एपीओ और एचजेएस और लॉ से जुड़े जितने भी एग्जाम होते हैं सबकी प्रिपरेशन कराई जाती है और आप सारे सब्जेक्ट देख सकते हैं। आपको 9 सब्जेक्ट इस स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं और उससे ज़्यादा जितने भी सब्जेक्ट आपके सिलेबस में होते हैं सबकी तैयारी कराई जाती है। और बात करें कि कैसे क्लासेस होती हैं, जरूरी नहीं कि आप सब्सक्रिप्शन लें तभी क्लासेस कर पाएं। अनअकैडमी की स्पेशल क्लासेस होती हैं जिसको आप बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं बिना सब्सक्रिप्शन लिए। बस अनअकैडमी का एक लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए और स्पेशल क्लास उसकी सारी अटेंड करिए और अगर आपको बेहतर लगे तो आप जो है प्लस क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं। बस अंतर यह है कि प्लस क्लासेस के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, लेकिन अगर आप सब्सक्रिप्शन फिलहाल नहीं ले रहे हैं तो आप स्पेशल क्लासेस भी कर सकते हैं। खासियत क्या है? इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस होती हैं, लर्नर्स के साथ पोल होते रहते हैं, आप उनकी ओपिनियन ले सकते हैं और हैंड रेज कर सकते हैं अगर कोई डाउट रह जाता है तो। क्लास की नोटिफिकेशन भी क्लास से पहले जाएगी, नोट्स आपको मिल जाते हैं और सबसे बड़ी खासियत है कि अगर आपका लेक्चर छूट जाए तो आप उसको बाद में भी अटेंड कर सकते हैं, उस लेक्चर को अटेंड कर सकते हैं। तो ये सारी खासियत है, चाहे वो स्पेशल क्लास हो और चाहे वो प्लस क्लास। प्लस क्लासेस में सारी वो फैसिलिटी जो आपने अभी देखी वो तो रहती ही है, साथ में यहाँ पे जो लेक्चर होगा वो बेस्ट एजुकेटर जो अनअकैडमी के होंगे वो पढ़ाएंगे। उसके अलावा लाइव टेस्ट आप देख सकते हैं, लाइव क्विज हो सकते हैं और जो कोर्सेज हैं वो स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होंगे, सिस्टमेटिक तरीके से होंगे और आप उसको ज्वाइन करके अच्छी तैयारी कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया अभी कि यहाँ पर जो बैच चलते हैं, जैसे ये बैच है, 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 इतने बैच अभी करंट में चल रहे हैं और इतने सारे बैच जो करंट में चल रहे हैं और इक्का दुक्का भी शुरू होने वाले हैं। जैसे ये आज से शुरू हो रहा है बैच, ये 1 सितंबर से शुरू हुआ है। तो बैच हमेशा शुरू होते रहते हैं और लेकिन इस बैच का फायदा आप तब उठा पाते हैं जब आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं, लेकिन बिना बैच का लाभ लिए आप बहुत सारे क्लासेस कर सकते हैं स्पेशल में। केवल अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए और क्लासेस शुरू करिए। सब्सक्रिप्शन कितने में मिलेगा, क्या तरीका है? तो सब्सक्रिप्शन के संबंध में भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप देख सकते हैं 1, 3, 6, 12, 18 और 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन, आप कोई भी प्लान चुन सकते हैं। कोई भी प्लान आप चुनेंगे तो उसमें इंस्टॉलमेंट में भी फीस देने की सुविधा है, आप इंस्टॉलमेंट में भी फीस दे सकते हैं, क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हैं, डेबिट कार्ड यूज कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग यूज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं
और इतना ही नहीं बल्कि ये मेरा रेफरल कोड है RAILIVE राय लाइव। इस रेफरल कोड का अगर प्रयोग किया जाए तो फीस में 10% का डिस्काउंट हो जाता है। जो भी फीस आपको दिख रही होगी उसमें सब में 10% का डिस्काउंट। ये मैं बता दूं कि 23 सितंबर से 10% फीस बढ़ जाएगी। मतलब जो फीस अभी 1 मंथ की जैसे ये है तो अब ये हो जाएगी। इसी तरीके से फीस 10% इंक्रीज कर जाएगी 23 सितंबर से। तो इसलिए अगर सब्सक्रिप्शन लेने का दिमाग में प्लान आप बना रहे हैं तो या कोई परिचित मित्र बनाना चाहता है तो आप उसको बताएं कि तत्काल सब्सक्रिप्शन लें ताकि ये 10% से बचा जा सके। 10% इंक्रीज हो जाएगी फीस 23 सितंबर के बाद से। ये अनअकैडमी जुडिशियरी का यूट्यूब चैनल है और आप इसे ज्वाइन किए हैं तभी तो आप लेक्चर ले पा रहे हैं। और ये जो है अगर आप यूए जुडिशियरी धर्मेंद्र अगर आप ये करेंगे तो टेलीग्राम चैनल है, इससे भी आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं मुझसे जुड़ने के लिए, मुझे मैसेज करने के लिए। तो संगीता गुड इवनिंग, कृपा गुड नून, अंजनी गुड आफ्टरनून। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। ये मेरा रेफरल कोड आप याद रखिए, राय लाइव अगर रेफरल कोड आप याद रखेंगे और सब्सक्रिप्शन लेंगे अनअकैडमी के जुडिशियरी पर ही नहीं बल्कि अनअकैडमी पर कोई भी कोर्स में अगर आप इस रेफरल कोड का प्रयोग करेंगे तो वो 10% डिस्काउंट हो ही जाएगा, चाहे IAS PCS SSC बैंक कोई भी। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हम लोग कर पाए। हाँ, ये है आपका पहला क्वेश्चन। पढ़िए कि ए वुमन इज रेप्ड, मैन मेक्स स्टेटमेंट दैट ए रेप्ड हर। 2 days later the she commits suicide. Her statement regarding rape is, क्या ऑप्शन सही होगा इसमें से? इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा बताएं। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। जिनका लेट समझ में आ रहा है कि वो लेट रिस्पांस कर पा रहे हैं तो एक बार बाहर जाएं, फिर से जब ज्वाइन करेंगे तो एकदम से वो हमारे पैरेलल हो जाएंगे। जब हम बोल रहे हैं तुरंत आपके कान में आवाज, नहीं तो होता है कि नेटवर्क की वजह से आप थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं। चलिए देते रहिए, मैं देख रहा हूं आप लोगों के पार्थ, अंजनी, आनंद, बागी, सुलेखा, राज, आप सबके आंसर मैं देख रहा हूं। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। ये नारायण सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, नारायण सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस पर आधारित ये फैक्ट प्रॉब्लम है और जिसमें कोर्ट ने कहा था कि नहीं, ये डाइंग डिक्लेरेशन के रूप में रिलेवेंट नहीं होगी, इसलिए क्योंकि उसके मरने का कारण रेप नहीं है, उसके मरने का कारण आत्महत्या है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी नॉट एडमिसिबल एज डाइंग डिक्लेरेशन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। ये है आपका अगला क्वेश्चन, इसका जवाब दीजिए। जो लोग आंसर लेट पा रहे हैं वो अपने बाहर जाएं यूट्यूब से, फिर से ज्वाइन करें तो वो साथ में हो जाएंगे और तत्काल आंसर दे पाएंगे। A prosecutes B for stealing a cow from him. B is convicted. A afterwards
sues C for the cow which B had sold to him before his conviction. The judgment against B is. ये बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, हाँ बिल्कुल ठीक है ये। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एकदम रटा है एविडेंस आपका। ये है इररिलेवेंट बिटवीन ए एंड सी, क्योंकि ये जो है वो सेक्शन 43 पर बेस्ड है। सेक्शन 43 इंडियन एविडेंस एक्ट पर बेस्ड है ये प्रॉब्लम, और इसी में ये बात कही गई है कि वो रिलेवेंट नहीं होगा एनसी के। ठीक है, हाँ, तो सेक्शन नंबर 43 पर बेस्ड है ये प्रॉब्लम। चलिए अगला क्वेश्चन ले लीजिए, ये है आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है, अब ये पढ़िए। द क्वेश्चन इज वेदर ए हार्स सोल्ड बाई ए टू बी इज साउंड। ए सेज टू बी गो एंड आस्क सी, सी नोज ऑल अबाउट सी, स्टेटमेंट इज, क्या है ये? ठीक, सुलेखा, बागी, संगीता, पार्थ, आनंद, नीतू, सुलेखा, अंजनी, बाल मुकुंद, बागी श्रीवास्तव, संगीता। हाँ बिल्कुल शो हो रहे हैं, आपके आंसर शो हो रहे हैं। राज वर्मा, चलिए ठीक है, ये एडमिशन है, ये एडमिशन है ना? कहाँ एडमिशन है ये एडमिशन है सेक्शन नंबर 20 के अंतर्गत। सेक्शन नंबर 20 के अंतर्गत है ना? उसी में है निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा स्वीकृति, इसको रेफरल एडमिशन भी कहते हैं, एडमिशन बाय रेफरी इस तरीके से भी कहते हैं, है ना? तो ये सेक्शन नंबर 20 पर बेस्ड है, एकदम सेक्शन नंबर 20 का ही एग्जाम्पल ही है। तो कुछ बच्चों के आंसर थोड़े गलत हो गए, लेकिन बाकी तो सब लोगों ने सही ही बताया था। A says to B that he has finished his wife forever. Under evidence, Indian Evidence Act, this statement amounts to. एक व्यक्ति ने दूसरे से कहा कि मैंने अपनी पत्नी को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। ये कि स्टेटमेंट क्या है? एडमिशन है, कन्फेशन है, स्टेटमेंट है, कि ऑल ऑफ द अबव? जल्दी से इसका जवाब दीजिए भाई। गलत भी जवाब दे रहे हैं आप लोग, कुछ लोगों के जवाब जो है गलत भी आ रहे हैं। ये कन्फेशन होगा ना फिर? हाँ कन्फेशन होगा, क्योंकि कन्फेशन वही तो है कि अगर कोई पर्सन किसी अपने ऊपर ऑफेंस को एक्सेप्ट करता है तो कन्फेशन है। और कन्फेशन के लिए जरूरी तो है नहीं कि वो कोर्ट में ही करे, वो प्राइवेट पर्सन से भी कर सकता है। तो जो कोर्ट में करता है, जुडिशियल प्रोसीडिंग के दौरान करता है, वो जुडिशियल कन्फेशन कहलाएगी। वो कन्फेशन जो किसी अन्य पर्सन से करता है वो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन कहलाएगी, लेकिन कहलाएगी तो कन्फेशन ही। ठीक है, तो है तो कन्फेशन ही। चलिए अगला ले लीजिए जल्दी से, और ये है आपका अगला क्वेश्चन। ए इज एक्यूज्ड ऑफ द मर्डर ऑफ बी बाय बीटिंग हिम, व्हाट इज द एडमिसिबल एज एविडेंस? What is the not admissible as evidence?
बताइए बताइए, जल्दी बताइए। हम्म, संगीता, आपका आंसर सही नहीं हो पा रहा है। अंजनी, काहे भाई? ठीक है। हाँ, अब ठीक है, ठीक है। पार्थ का भी, आनंद का भी, रंजना का भी, सुलेखा का भी, नीतू का भी, सब सही है। राज का आंसर सही नहीं आया इस बार। ये सही ऑप्शन है, ए इज ए मैन ऑफ बैड कैरेक्टर, क्योंकि यहां पे क्वेश्चन है नॉट एडमिसिबल। ये नॉट एडमिसिबल है ना ये। तो नॉट एडमिसिबल क्या होगा? ए मैन ऑफ बैड कैरेक्टर, यानी कि वो आदमी का जो है वो बुरे चरित्र का आदमी है। ये सेक्शन नंबर 54 के अंतर्गत रिलेवेंट नहीं है, ये एडमिसिबल नहीं है, क्योंकि क्रिमिनल मामलों में बैड कैरेक्टर रिलेवेंट नहीं होता है ना। बैड कैरेक्टर रिलेवेंट नहीं होता है, तो ये हो जाएगा कि जब कोई बैड कैरेक्टर का एविडेंस देगा तो वो रिलेवेंट नहीं होगा, उसमें नहीं जोड़ा जाएगा। ठीक है। बैड कैरेक्टर किसी का किसी क्रिमिनल मामलों में रिलेवेंट नहीं होता, ये सेक्शन 54 बताता है। तो बैड कैरेक्टर का एविडेंस जब रिलेवेंट नहीं होता तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ए विटनेस described in detail that article decorated in the room while giving statement before the court. This is a fact. Opinion, document, cause. इसका सही आंसर बताइए। अगर कोई गुड कैरेक्टर का देता है तो सीधा रिप्लाई। हाँ, तो रिप्लाई में देगा तब ना, तो यहाँ ऐसा कोई प्रश्न में था नहीं ना। जनरली वो जो है वो एक्सेप्शनल सिचुएशन है ना, उसमें जनरली वो नहीं होता। हाँ, बिल्कुल ठीक आंसर आप दे रहे हैं इस समय। थोड़ा सा पीछे आंसर आया होगा संगीता, है ना, इसलिए हमको गलत हो गया, लगा होगा, क्योंकि आंसर जो है थोड़ा आगे पीछे लेट हो गया होगा रिस्पांस में, इसलिए मुझे लगा कि गलत। हाँ ठीक है, ये फैक्ट है, ये फैक्ट है। चलिए अगला ले लेते हैं क्वेश्चन, और ये है आपका अगला क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ए स्ट्रक बी ऑन द नेक with a knife, and this was seen by C, who exclaimed, A is killing B. C's exclamation is. बताइए बताइए, क्या रिलेवेंट है? तो अगर है तो किस रूप में रिलेवेंट है? नहीं बच्चों, कुछ गलत बता रहे हैं। कुछ लोग गलत बता रहे हैं, कुछ लोग सही भी बता रहे हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है कि रिलेवेंट बिकॉज इट फॉर्म द पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन, यानी सेक्शन 6 के अंतर्गत रिलेवेंट हो जाएगा। और ये है आपका अगला क्वेश्चन। अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, एविडेंस ऑफ हॉस्टाइल विटनेस, एविडेंस ऑफ हॉस्टाइल विटनेस
cannot be taken into consideration for any purpose, cannot be relied on by the prosecution, it can be relied only the defense, it can be relied on by the prosecution as well as the defense. अब इसका आंसर दीजिए। ये हॉस्टाइल विटनेस, पक्षद्रोही साक्षी के साक्ष्य की कुछ वैल्यू रहती है कि नहीं, उस एविडेंस में लिया जाता है कि नहीं? तो आप अपने आंसर को मिलाइए और इसका आंसर होगा डी। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जिन लोगों के आंसर बेटा लेट आ रहे हैं ना मेरे पास, तो वो ऐसा करें, एक बार YouTube से बाहर जाएं और फिर से उसको आएं, या फिर उसका तरीका ये है कि आप जब आंसर दें तो इसी वजह से मैंने एक क्वेश्चन नंबर लिखा है, तो क्वेश्चन नंबर लिख के वो ABC ऑप्शन दें, तो इससे ज्यादा अच्छा होगा कि आप कौन से क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं पता चल पाएगा मुझे। कभी कभी क्या है कि लेट आप पिछले क्वेश्चन का आंसर आपको आ रहा है तो मुझे लग रहा है कि गलत है ना, तो नहीं, इसमें ऑप्शन नंबर डी है। ठीक, ये है आपका अगला क्वेश्चन। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग वे अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट द क्रेडिट ऑफ ए विटनेस मे बी इम्पीच्ड बाय एडवर्स पार्टी? ऑप्शन ए है कि बाय द एविडेंस ऑफ पर्सन हु टेस्टिफाई दैट दे from their knowledge of witness believe him to be unworthy of credit, by proof that the witness has been bribed or has accepted the offer of the bribe, by proof of former statement inconsistent with any part of his evidence which is liable to be contradicted. ऑप्शन डी है all of the above। इसका जवाब आप दीजिए, 487 का जवाब दीजिए आप। अरे बहुत बढ़िया, हाँ, तो ये अब इस तरीके से हमको क्लियर है। तो पूनम, तो आप तो इंग्लिश वाली है ना, आप तो इंग्लिश वाली हैं मुझे लगा। हाँ, ये है कि सब लोगों ने सही बताया। अच्छा, क्या इस क्वेश्चन का आंसर आप सेक्शन भी बता सकते हैं क्या? कौन सा सेक्शन पर बेस्ड है ये बता सकते हैं क्या? जब आंसर आपने बता दिया तो सेक्शन भी आप बता ही सकते हैं, तो सेक्शन बताइए तो मजा आ जाए। सेक्शन बताइए, जल्दी जल्दी सेक्शन बताइए भाई। क्या अंजनी, बागी जी का देख के तो नहीं बता रही? बताइए बताइए, जल्दी बताइए सेक्शन, और अगर नहीं ध्यान आ रहा तो कोई बात नहीं, हम बताएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सेक्शन 155 है, सेक्शन 155 है, इसी में बताया गया है। ठीक है, तो 155 है ये, उसी में बताया गया है ये, जहां तक मुझे याद आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन कर लीजिए। इसको पढ़िए। For deciding whether or not a witness shall be compelled to answer question, the court shall have regard to considerations which include as to whether such questions are proper of the truth of imputation conveyed thereby would seriously affect the opinion of the court as to credibility of the witness on the subject matter of his deposition.
improper of the truth imputation conveyed thereby would affect the slight degree opinion of the ठीक है, ऑप्शन बोथ ए एंड बी नन ऑफ। ये कठिन क्वेश्चन है बच्चों। अच्छा ठीक है, मैं हिंदी में भी कर दूंगा, ठीक है ना, कल अथवा परसों में हिंदी में डिस्कस करते हैं, तो हिंदी वालों के लिए भी सुविधाजनक रहेगा, ठीक है, कोई बात नहीं, आज कर लीजिए, कल हिंदी वाला करते हैं। तो ये है आपका इसमें सही आंसर, चूंकि कठिन हो गया तो इसलिए मैं जल्दी से आंसर बता देता हूं। अरे वाह, बहुत बढ़िया आनंद। हाँ हाँ, हम समझ रहे हैं कि नहीं समझे। दरअसल ये ऑप्शन सही होगा, और ये क्वेश्चन जो है ना सेक्शन 148 पर आधारित है, सेक्शन 148 पर आधारित है ना। तो ये कि भाई देखिए उसमें क्या है कि कैसे क्वेश्चन पूछा जाए और कौन से क्वेश्चन का जवाब देने के लिए उसको कंपेल किया जाए, क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान कौन से क्वेश्चन का आंसर देने के लिए उसे कंपेल किया जाए, ये कोर्ट ही डिसाइड करती है। तो 148 में जो है वो कुछ सिद्धांत बताए गए हैं कि जिन बातों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट अलाउ करेगी या चाहे अलाउ नहीं करेगी, ठीक है। तो उसी सिद्धांत पर ए जो है सेट बैठता है, बी नहीं है, कि जो थोड़ा सा प्रभावित करेगा तो नहीं, वो रिलेवेंट नहीं होगा, ऐसे क्वेश्चन का आंसर देने के लिए उसको कंपेल नहीं किया जा सकता। तो ये ऑप्शन नंबर ए सही है। 148 पढ़ेंगे ना तो 4 क्लास होंगे उसमें, वो एकदम सटीक समझ में आ जाएगा। ये है आपका अगला क्वेश्चन, अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट। अब छोटे क्वेश्चन होंगे मुझे उम्मीद है। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, द कोर्ट में परमिट सच क्वेश्चन विच इज रिकॉर्ड इंसिडेंट आर स्कैंडलस इफ। They relate to fact and issue, they relate to character of the accused, accused does not subject prosecutor demands। ये भी दिक्कत आ रही है, कोई बात नहीं, इसका आंसर भी हो जाएगा बिल्कुल। बालमुकुंद, पार्थ, ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा, ये है आपका आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, देयर कैन नॉट बी फर्दर क्रॉस एग्जामिनेशन आफ्टर री एग्जामिनेशन। मतलब पुनः परीक्षा के बाद कोई प्रति परीक्षा नहीं होगी। देयर कैन बी फर्दर क्रॉस एग्जामिनेशन आफ्टर री एग्जामिनेशन एज पर सेक्शन 137। मैंने 137 के अनुसार क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद, री एग्जामिनेशन के बाद क्रॉस एग्जामिनेशन हो सकती है। सी है कि देयर कैन बी फर्दर क्रॉस एग्जामिनेशन आफ्टर री एग्जामिनेशन एज पर सेक्शन 138, बस सेक्शन बदल जाता है। देयर कैन बी फर्दर क्रॉस एग्जामिनेशन आफ्टर री एग्जामिनेशन एज पर सेक्शन 139। इसका जवाब दीजिए भाई आप। इसका जवाब बहुत सही। बागी श्रीवास्तव, अंजनी तिवारी, आनंद, बालमुकुंद, सुलेखा, हाँ बिल्कुल ठीक है, ये ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। अगला क्वेश्चन है, क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ ए विटनेस must relate to relevant fact and has to be confined to what the witness testify in the examination in chief।
इसका मतलब कहता है कि क्रॉस एग्जामिनेशन में साक्षी के केवल क्रॉस एग्जामिनेशन केवल सुसंगत तथ्यों तक ही सीमित होना चाहिए और वो उन्हीं प्रश्नों तक सीमित होना चाहिए जो कि मुख्य परीक्षा में पूछे गए हैं। ऑप्शन बी कहता है कि मस्ट रिलेट टू फैक्ट बट नीड नॉट बी कन्फाइंड टू व्हाट द विटनेस टेस्टिफाई इन एग्जामिनेशन इन चीफ। ये कहता है कि भाई रिलेवेंट फैक्ट तक तो होना चाहिए, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो मुख्य परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों तक ही सीमित। ऑप्शन सी है मे नॉट रिलेट टू रिलेवेंट फैक्ट बट मस्ट रिलेट टू व्हाट विटनेस टेस्टिफाई इन द एग्जामिनेशन चीफ। मतलब रिलेवेंट होना जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ जो मुख्य परीक्षा में प्रश्न पूछे गए उन्हीं तक सीमित होना चाहिए। ऑप्शन डी है मे नॉट रिलेट टू रिलेवेंट फैक्ट एंड मे नॉट रिलेट कन्फाइंड विद द टू व्हाट द विटनेस टेस्टिफाई इन एग्जामिनेशन चीफ। मतलब किसी से जरूरत नहीं है, सीमित नहीं है, कुछ भी पूछा जा सकता है। वो रिलेवेंट फैक्ट से भी जरूरी नहीं है कि रिलेवेंट हो, और ये भी जरूरी नहीं है कि वो वही क्वेश्चन तक सीमित हो जो कि मुख्य परीक्षा में पूछे गए थे। इसका जवाब आप लोगों ने क्या दिया है? तो ये जवाब आप सही दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, आपका आंसर ठीक है। मस्ट रिलेट मतलब उसे सुसंगत तो होना चाहिए, है ना, सुसंगत होना चाहिए, लेकिन वो सिर्फ जो मुख्य परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं उन्हीं प्रश्नों तक सीमित होना जरूरी नहीं है। अगला क्वेश्चन, द एग्जामिनेशन आफ्टर द क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ ए विटनेस बाय द पार्टी हु कॉल्ड हिम इज कॉल्ड क्या? ये तो फट से जवाब देंगे आप। इसका जवाब दीजिए। आपको मूड फ्रेश करने वाला भी तो क्वेश्चन होना चाहिए ना, मूड फ्रेश करने वाला क्वेश्चन है ये, कर लीजिए। मेघा खान सी, दीनदयाल सी, बागी श्रीवास्तव सी, बालमुकुंद सी, अंजनी तिवारी सी, राज वर्मा सी, पूनम गोयल सी, आनंद सी और नीतू सिंह सी। सब लोग सी बता रहे हैं। री एग्जामिनेशन बिल्कुल ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है। हमने कहा था कि मूड फ्रेश करने वाला क्वेश्चन, बहुत देर से इरिटेट हो गए थे आप क्वेश्चन से। चलिए ये क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए फिर कि after re-examination of a witness the adverse party has a क्या? right to further cross examination, the witness afresh in general has no right to further cross examination to the witness, right to further cross examination the witness only when the new fact is introduced in the re-examination, either A or B। अब इसका जवाब दीजिए भाई। दीनदयाल सी, बालमुकुंद सी, राज वर्मा डी, आनंद सी, रंजना सी, मेघा खान सी, नीतू सिंह सी, अंजनी तिवारी सी, सुलेखा चौधरी सी। तो सबकी ओपिनियन है कि सी ही होगा। बिल्कुल ठीक है, क्रॉस एग्जामिनेशन किया जा सकता है, लेकिन फर्दर क्रॉस एग्जामिनेशन हो सकता है, लेकिन तभी जब कोई नया फैक्ट उस री एग्जामिनेशन से निकल के आया हो तब। प्रोफेशनल कम्युनिकेशन बिटवीन एडवोकेट एंड हिज क्लाइंट, मतलब वृत्तिक संसूचना जो वकील और उसके मुवक्किल के बीच में है, इज नॉट एडमिसिबल इन एविडेंस, is a privileged communication only until the contract continue, inadmissible in evidence with consent of the client, it is not admissible until it is legal। इसका आंसर दीजिए भाई, इसका आंसर दीजिए। तो 445 का आंसर दीजिए। बागी श्रीवास्तव सी, सुलेखा सी, बालमुकुंद डी, पूनम गोयल सी, बी, अंजनी तिवारी डी, रंजना ए, मेघा खान ए,
नीतू बी, दीनदयाल ए, गुरवीर जतना, आनंद सी, हाँ ठीक है। अब इसमें क्या है, ऑप्शन नंबर सी कि इज एडमिसिबल इन एविडेंस विथ कंसेंट ऑफ द क्लाइंट। ठीक है, मतलब क्लाइंट अगर कंसेंट देता है तो उसको एडमिसिबल बनाया जा सकता है, अगर कंसेंट नहीं देगा तो फिर इज नॉट एडमिसिबल इन एविडेंस। तो इसमें आप मोस्ट प्रॉपर आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर लीजिए, और ये है आपका अगला क्वेश्चन। डॉक्यूमेंट in respect of which privilege has been provided under section 123 of the Indian Evidence Act is a published official record, is an unpublished official record, both A and B, none of the above। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। तो सुलेखा का जवाब, नीतू का जवाब तो ए है, सुलेखा का भी जवाब ए है, मेघा ए, पूनम गोयल ए, बागीश बी, अंजनी तिवारी ए, बाल मुकुंद ए, 123 के अंतर्गत ऑफिशियल रिकॉर्ड की बात करता है कि उसे प्रकट करने के लिए किसी पर्सन को कंपेल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। तो कॉमन सेंस से आप लगाएंगे तो अनपब्लिश्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड की ही ना बात करेगा। जो पब्लिश्ड है उसमें उसे बताने के लिए क्यों बाध्य किया जाएगा, वो तो रिकॉर्ड ही पेश कर दिया जाएगा कोर्ट में, क्या प्रॉब्लम है। लेकिन अनपब्लिश्ड जो ऑफिशियल रिकॉर्ड हैं उन्हें पेश करने के लिए कंपेल नहीं किया जा सकता। ठीक है, पब्लिश्ड नहीं, अनपब्लिश्ड है। चलिए अच्छा है, ये आपका अगला क्वेश्चन है। हु अमंग द फॉलोइंग आर कंपिटेंट विटनेस। इसमें से कंपिटेंट विटनेस कौन है? चांस विटनेस की, विक्टिम ऑफ रेप की, रिलेटेड विटनेस की, ऑल ऑफ द अबव। दीजिए इसका जवाब। हाँ बिल्कुल, ये सब है भाई। विटनेस कौन नहीं होगा ये तो कहीं बताया ही नहीं गया एक तरीके से। 118 जब आप पढ़ते हैं ना एविडेंस का, तो कौन विटनेस नहीं होगा, तो उसमें यही बोल रहा है कि सब लोग विटनेस होंगे, केवल वही विटनेस नहीं हो सकता है जो न्यायालय द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब नहीं दे सकता, उसको समझ नहीं पा रहा है। तो आपको कहीं भी आए ना तो एकदम से जो बात ना समझ में आए सबको मारिए, सब हो सकते हैं, है ना। केवल आप देखिए कि क्या क्वेश्चन में ऐसा कोई ऑप्शन है जो ये कह रहा है कि क्वेश्चन को समझने में और उसका रेशनल आंसर देने में कॉम्पिटेंट जो नहीं है वो नहीं होगा। ये है आपका अगला क्वेश्चन। एनी पर्सन इन सेक्शन 106 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट रिफर्स टू ए पार्टी टू द सूट, ए स्ट्रेंजर टू द सूट, ए विटनेस, नन ऑफ द अबव। इसमें बताइए। पूनम गोयल का जवाब आ चुका है। बाल मुकुंद, बागीश श्रीवास्तव, नीतू सिंह,
चलिए ये जो है मुझे लग रहा है कि ये ऑप्शन नंबर ये सही होना चाहिए, एक बार करेक्ट कर लीजिएगा उसमें, ठीक है। ये थोड़ा सा मान के चल सकते हैं कि डाउट में हो सकता है ये क्वेश्चन, लेकिन इसको एक बार करेक्ट कर लीजिएगा सेक्शन 106 देख के, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, और ये है आपका अगला क्वेश्चन। अब खत्म भी है, तो एक लास्ट में एक सवाल मैं पूछूंगा। सवाल का मतलब क्वेश्चन लास्ट से रिलेटेड नहीं होगा, आप लोगों की ओपिनियन लेनी है। फिर उसके बाद Section 108 of the Indian Evidence Act provides that when a man has not been heard of 7 years by those who would have heard of him if he had seen alive, the burden of proving that he is alive shifts on the person who affirms it, not naturally, normally, usually कि ordinarily। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसका हम लोग वर्क करते हैं नेचुरली, ठीक है। हाँ, इसका ऑप्शन नंबर ए। अब हमको लगता है क्वेश्चन भी अब लगभग खत्म होने के कगार पर है। ये अगला क्वेश्चन ले लीजिए। हाँ, ये अगला क्वेश्चन ले लीजिए कि लेटेंट एम्बिग्विटी इन ए डॉक्यूमेंट मीन्स एम्बिग्विटी not subject to clarification by oral evidence, apparent on the face of the document, of hidden character, and for the clarification of which oral evidence may be given, not allowed to be proved by oral evidence. Latent ambiguity. Latent ambiguity का मतलब क्या हो गया? अप्रत्यक्ष संदिग्धता। अप्रत्यक्ष संदिग्धता। अब इसका सही ऑप्शन आप लोग जो बता रहे हैं, यानी कि क्वेश्चन ये कहता है कि अप्रत्यक्ष संदिग्धता इस किसी डॉक्यूमेंट में है तो उस किस प्रकार की संदिग्धता इसको हम लोग कहते हैं। अब तो समझ में आ गया होगा। हाँ बिल्कुल, अप्रत्यक्ष संदिग्धता माने जो चीज डॉक्यूमेंट में दिखाई नहीं दे रही है, वो हिडन कैरेक्टर की है, छिपी हुई संदिग्धता। और दूसरी बात इसमें यह भी ध्यान रखना है कि उसको क्लियर करने के लिए ओरल एविडेंस दिया जा सकता है। हाँ बिल्कुल, जो पेटेंट एम्बिग्विटी होती है यानी प्रत्यक्ष संदिग्धता होती है, उसे दूर करने के लिए एविडेंस अलाउ नहीं होता। यह है आपका अगला क्वेश्चन। A desires a court to give judgment that B shall be punished of a crime which A says B has committed. According to the Indian Evidence Act, the burden of proof is on इसमें से सही ऑप्शन बताइए। 391 का सही ऑप्शन बताइए। नहीं बच्चों, कुछ गलत जा रहे हैं आप। मेगा गलत है आपका। मेघा, निधि, नानंद, नीतू, अंजनी, हाँ इसका आंसर जो है वो ये है, ए अंडर सेक्शन 101। नहीं बेटा, ये वाला थोड़ी ना, वो डाइंग डिक्लेरेशन वाला नहीं है वो।
ये 101 में है कि जब कोई भी पर्सन चाहता है कि कोर्ट उसके हिसाब से जजमेंट दे तो बर्डन ऑफ प्रूफ उसी पर ना होगा। ये एकदम से सीधे सीधे 101 पर बेस्ड है। चलिए क्वेश्चन हुआ खत्म। अगला मेरा आप लोगों से एक ओपिनियन है कि जैसे कल मान लीजिए हम ऑब्जेक्टिव लें, मान क्या लीजिए ऑब्जेक्टिव तो मैं लूंगा, तो ये बताइए कि हिंदी माध्यम से लूं कल कि इंग्लिश वाला ही लूं। तो एक बार हमको जो है ये बता दीजिए, उस हिसाब से हम कल कर लेंगे, हिंदी रहे कि इंग्लिश रहे। सही बात। थोड़ा कठिन होता है बेटा, दोनों लैंग्वेज में एक ही दिन रखना ना थोड़ा कठिन हो जाता है फिर, है ना। तो ये भले कर सकते हैं कि एक दिन हिंदी कर दें, एक दिन इंग्लिश कर लें, ये हो सकता है, लेकिन अब उसी साथ साथ में थोड़ा सा कठिन हो जाएगा ये। हाँ, इंग्लिश इसलिए मैं करता हूं क्योंकि इंग्लिश में समझ में आ जाती है, कुछ क्वेश्चन नहीं भी समझ में आते हैं, लेकिन हाँ ये है कि अगर हिंदी वाले थोड़ा सा इंग्लिश की प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो उनके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा ये। तो ये फायदेमंद रहेगा, इसलिए इंग्लिश करना ठीक है। तो ऐसा ही करते हैं, बीच बीच में हिंदी और बीच बीच में इंग्लिश कर लेते हैं, ठीक है। कुछ दिन हिंदी कुछ इंग्लिश, यही ठीक रहेगा। तो ठीक है, फिर कल मिलते हैं। अच्छा, कोशिश करेंगे हम, है ना, कोशिश करेंगे इस बीच चीज को करने की। तो ठीक है, फिर कल मिलते हैं 2 बजे और फिर से हम लोग ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस ही करेंगे। चलिए, थैंक यू।